हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बहुत प्यारा चैप्टर है और इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें ज्यादातर अकाउंटिंग एंट्रीज ही करनी होती है। चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है मैंने आपके सामने लिख दिए, क्योंकि हम जब भी कोई नया चैप्टर चालू करते हैं उसके टॉपिक जरूर लिखते हैं। चैप्टर के अंदर थ्योरी इतनी काम नहीं आती है और चैप्टर से जब क्वेश्चन आता है तो सिर्फ क्वेश्चन ही आता है, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता। एक दो एमसीक्यू आएंगे और एमसीक्यू ऐसे होंगे कि जब आप ये चैप्टर पूरा रिवाइज करोगे या चैप्टर जब पढ़ते हो डिटेल में, जब आप पढ़ते हो उस चैप्टर को, तो ऑलरेडी वो एमसीक्यू भी वहीं के वहीं हैंड टू हैंड कवर हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, फिर हम बात करेंगे प्रोमिसरी नोट किसे कहेंगे, फिर हम ट्रेड और एकोमोडेशन बिल के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे एंड देन फिर अकाउंटिंग एंट्री हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि आज हम ये वाले पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर ले। थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है एमसीक्यू पर्पस के लिए, और मैं आपको वो सभी थ्योरी करा दूंगा जो एमसीक्यू में आने के चांसेस है। इस वाले में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये टर्म्स आपको जरूर ध्यान देनी है, इस टर्म्स की वजह से ही आगे प्रैक्टिकल आप कर पाते हैं। और अगर आप हमारी पेड क्लास लेना चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डिटेल क्लास, अगर आप हमारा रिवीजन लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, फास्ट ट्रैक बैच आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आता है हमारा फास्ट ट्रैक बैच, तो आप हमारी डिटेल क्लास भी ले सकते हैं। अब वो कैसे ले सकते हैं, क्या फीस रहने वाली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाइए और सर्च करिए दीपक क्लासेस, इसमें आपको पहले नंबर पे दिख जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगा यहाँ पर। जस्ट क्लिक ऑन फर्स्ट नंबर, ये हमारी वेबसाइट है। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे क्लिक करिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यह है कि यहाँ पर जाकर स्टोर पे भी जा सकते हैं, कॉम्बो भी देख सकते हैं आप। अगर पूरी क्लासेस लेनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्राइस है वो 2500 रुपए है। जब आप डायरेक्ट, ये वो चीज है जिसके अंदर सारी चीजें कवर है, डिटेल लेक्चर कवर है, सब कुछ डाटा, मतलब जो जो डिटेल में होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का, पिछले मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन, नए मॉड्यूल का एक क्वेश्चन, सब कवर कर रखा है इसके अंदर मैंने। तो गूगल ड्राइव प्लस सॉफ्ट कॉपी 6 महीने की वैलिडिटी के साथ 2500 रुपए फीस है। सबसे कम फीस पे ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मतलब सबसे कम फीस ही रहती है हालांकि मेरी। तो आप ले सकते हैं, डायरेक्टली जाकर लॉग इन करें, बाई करें, क्लास मेल पर आएगी और स्टार्ट इमीडिएटली, कोई झंझट नहीं वाली, सीधा सीधा मेल पर प्रोसेस आ जाएगा, ऐप डाउनलोड करिए और स्टार्ट हो जाएगी क्लास। ठीक है, मेरा नंबर भी आ जाएगा मेल पर आपके, डाउट वाउट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नंबर पर्सनल नंबर मैं आपको दे देता हूँ। तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, और कॉम्बो लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहां पर क्या होता है कि कॉम्बो के अंदर क्या है, आपके पास प्राइस बहुत कम हो जाता है और आपको ज्यादा सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, लिखवाने वाला पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ समझाने वाला पार्ट रहेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। देखिए क्या होता था, ये चैप्टर बनाया है क्योंकि बेसिकली भाई जब हम उधार पर माल बेचते हैं, जब हम उधार पर माल बेचते हैं तो उसमें क्या होता था, कई जने हमारा पैसा वापस नहीं कर देते, तो हमें डर लगा रहता था कि यार मैं उधार पे कैसे माल बेचूं भाई, ये मतलब मुझे पैसा नहीं देगा। तो डर लगा रहता था कि उधार पे माल बेचेंगे तो ये पैसा ना दे, या अगर तो कुछ भी हो सकता था। इस वजह से इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करा, एक तरीके का एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में भी पढ़ा होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, इज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और जब आप कोई उधार पे माल बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हो तो इस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं उधार पे माल बेचने के लिए, जिससे अगला अगला बंदा वो पैसे ना दे तो आप इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में दिखाकर उसके ऊपर लीगल केस शू कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है डॉक्यूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो इजिली ट्रांसफरेबल हो, दैट कॉल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया। देखिए फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार पर माल बेचा, सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट। लेट सपोज 50,000 रुपए का उधार पे माल बेचा। अब मिस्टर ए को भरोसा नहीं है कि ये पैसा मिस्टर बी देंगे नहीं देंगे, उधार पे माल बेचना है।
तो भरोसा नहीं है, इसलिए क्रेडिट सेल को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया। तो अगर आप उधार पे माल बेचते हो किसी को और उस पर भरोसा नहीं होता, तो बदले में आप एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लो, आप एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लो, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसको लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है जी, आप एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लो, उस पर क्या लिखो, उस पर लिखो कुछ और साइन करवाओ। लिखेगा कौन इस डॉक्यूमेंट में? मिस्टर ए। मिस्टर इस डॉक्यूमेंट के मेकर होंगे, बनाने वाला कौन होगा? मिस्टर ए, जिसने माल बेचा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने वाला कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या लिखेगा? मैं जनरल सेंस में लिख देता हूं, मैं मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करे हैं, और मिस्टर बी मुझे इसका पैसा 3 महीने बाद लौटाएंगे। तो ये किसने लिखा? मिस्टर ए ने। तो मिस्टर ए ने कहा मैंने मिस्टर बी को उधार पर माल बेचा है, और मिस्टर बी ये मिस्टर बी कह रहे हैं ये पैसा मुझे 3 महीने बाद लौटाएंगे। 50,000 का माल जो है वो 3 महीने बाद लौटाएगा। तो क्रेडिट पीरियड कितना दिया है? 3 मंथ का। क्रेडिट पीरियड कितना दिया है? 3 महीने का। 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया गया है कि मिस्टर बी 3 महीने बाद ये पैसा लौटा देंगे। तो भाई मिस्टर ए ने कहा भाई हमें नहीं है भरोसा। तो मिस्टर ए ने एक डॉक्यूमेंट में ये बातें लिखकर और कहा कि भैया ये साइन करो आप। तो मेकर कौन होता है डॉक्यूमेंट का? इस लीगल डॉक्यूमेंट का मेकर कौन है? मिस्टर ए, जिसने माल उधार पर बेचा था। और ये कौन एक्सेप्ट करेगा डॉक्यूमेंट? भाई एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, ध्यान सुनिए, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों भाई? मैं कल को एक डॉक्यूमेंट में लिख दूं कि आपने मेरा पैसा देना है, मैंने आपको उधार पे माल बेचा था, आपने मुझे पैसा देना है, वो लीगल डॉक्यूमेंट लिख दूं और अपने साइन कर दूं, तो क्या वो वैलिड रहेगा? नहीं सर, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो वैलिड नहीं रहेगा। सिंपल सी बात यही है। भाई मिस्टर ए कुछ भी लिख देगा इसमें, मिस्टर बी के बारे में, मैंने 1 लाख का माल बेचा जबकि बेचा 50,000 का है, तो कुछ भी ले सकता है। इसलिए जो बातें यहाँ पर मिस्टर ए द्वारा लिखी जाती है वो मिस्टर बी को दिया जाएगा एक इसका कॉपी, और मिस्टर बी उसको पढ़कर उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें साइन करेंगे। तो मिस्टर बी क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई मैं एग्री कर रहा हूं, ये चीज हुई है, जो उसमें लिखा है वो हुई है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो यहां पर मिस्टर ए के साइन होते हैं, यहां मिस्टर ए के साइन होंगे, और यहां मिस्टर बी के साइन होंगे, और इसकी 2 कॉपी बनाई जाएगी। कितनी कॉपी बनाई जाएगी? 2 कॉपी। और एक कॉपी किसके पास जाएगी? एक कॉपी जाएगी मिस्टर ए के पास, और दूसरी कॉपी जाएगी मिस्टर बी के पास। इस लीगल डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। क्या है दोस्तों इस लीगल डॉक्यूमेंट का नाम? बिल ऑफ एक्सचेंज। सर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है? ध्यान समझिएगा, इसके फीचर है। सर बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको इसी एग्जांपल के तहत, बट इसको समझिए। डिफरेंसेस समझने के लिए पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब आपको समझना होना चाहिए। जब भी कोई पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाती है वो पार्टी बनाती है जिसने माल उधार पर बेचा होता है। मतलब मिस्टर ए ने उधार पर बेचा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी कौन बनाएगा? मिस्टर ए। बिल ऑफ एक्सचेंज जो मेकर होता है वो मिस्टर ए होता है, और इसको एक्सेप्ट करने वाला होता है मिस्टर बी। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक्सेप्टेंस की नीड होती है, एक्सेप्टेंस जरूरी। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है और दोनों पार्टी अपने अपने साइन करके इस वो पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, ये मेकर होता है, और वो एक्सेप्ट कर लेती है जिसको पे करना होता है। इसकी 2 कॉपी बनाई जाती है, और एक कॉपी दी जाती है मिस्टर ए को और एक कॉपी दी जाती है मिस्टर बी को। जो कॉपी मिस्टर ए को दी जाती है उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। जो कॉपी मिस्टर ए को दी जाती है उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं, और इसको प्यार से बीआर कहा जाता है, क्योंकि इसने बिल का पैसा लेना है ना। मिस्टर ए ने पैसा लेना है या देना है? लेना है सर, इसलिए इसको बिल रिसीवेबल मिलेगा। और दूसरी कॉपी जो मिस्टर बी के पास होती है उसको क्या कहा जाता है? बिल पेबल। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिल पेबल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मिस्टर बी को बिल का पैसा पे करना है, इसको प्यार से बीपी कहा जाएगा। तो बिल पेबल जो होती है वो लायबिलिटी होती है किसके लिए?
मिस्टर बी के लिए जिसने एक्सेप्ट किया होता है कि हाँ मुझे पे करना है 3 महीने बाद, और मिस्टर ए के लिए क्या है, वो एसेट है क्योंकि इसको 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, इसके लिए एसेट है वो, इसलिए बी आर बिल का रिसीवेबल, मतलब बिल का पैसा रिसीव करने वाला है पर्सन, और ये बिल का पैसा पे करेगा, इसके लिए ऊपर लायबिलिटी होती है, इसके ऊपर एसेट होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो पार्टी बनाने वाली है बिल ऑफ एक्सचेंज, उस पार्टी को नाम दिया जाता है ड्रॉर। क्या नाम दिया जाता है? ड्रॉर नाम दिया जाता है जो पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाती है। हु इज द मेकर? जो पार्टी, जो पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर होता है उसको ड्रॉर बोला जाता है, और जिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया था उसको ड्रॉई कहा जाता है। जिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया था उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉई कहा जाता है। दो बातें क्लियर होगी। ड्रॉर कौन होता है? वो पर्सन जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर है। ड्रॉई कौन होता है? वो पर्सन जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। एक होता है पेई। पेई वो पर्सन होता है जिसको इस बिल का पैसा मिलेगा एंड में। लेट सपोज कि भाई ये बिल, ये बीआर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब तक 3 महीने नहीं होते, ये बिल किसके पास होता है? मिस्टर ए के पास होता है। तो मिस्टर ए इज द पेई, क्योंकि पैसा बिल का किसको मिलेगा? मिस्टर ए को मिलेगा। कई बार मिस्टर ए इस बिल को ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे पर्सन को। अब भाई मान लो मिस्टर ए ने मुझे ये बिल ट्रांसफर कर दिया, तो अब मिस्टर बी ये पैसा मुझे देंगे एंड में, क्योंकि बीआर मेरे पास है। जिसके पास बीआर, पैसा उसी को मिलेगा, तो मैं हो जाऊंगा पेई। मिस्टर ए ने ये बिल मुझे ट्रांसफर करा और मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास रहा ये बीआर। अब मिस्टर बी आपको पैसा देगा, तो जिसके पास बीआर होगा पैसा उसको दिया जाएगा, और वो होगा पेई। पेई वो पर्सन होता है जिसको इस बिल का एंड में पैसा मिल जाता है। अगर बिल इसके पास है तो इसको मिलेगा, यही पेई बन जाएगा और यही ड्रॉर बन जाएगा। और अगर बिल मेरे पास है बीआर, उसने मुझे ट्रांसफर कर दिया है, तो बीआर बीआर का पैसा मुझे मिलेगा, तो मैं पे ही हो जाऊंगा। मुझे क्यों ट्रांसफर करेगा? क्योंकि उसने मुझे पैसे देने होंगे मिस्टर ए ने, इसलिए मेरे को बीआर दे रहा, कह रहा है जी बीआर ले लो आप, आपको मुझे पैसे देने हैं, पैसे के बदले में बीआर ले लो, उसका पैसा 3 महीने बाद आ जाएगा, तब ले लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ये पेई मैं बन जाऊंगा सर। ठीक है जी। पेई कौन होता है? वो पर्सन जिसको बिल का पैसा मिलना है एंड में। वो ड्रॉर भी हो सकता है, वो कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। राइट सर। ट्रांसफर कर सकते हैं बीआर को? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बीआर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इजीली ट्रांसफरेबल है। नेगोशिएबल का मतलब ही ट्रांसफरेबल होता है। राइट। चलिए, तो ये थी बीआर की कहानी, बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी। अब मुझे बताओ सर, ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट भी कहानी यही होती है, पर तरीका थोड़ा अलग होता है। मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट, हालांकि आपने लॉ में भी पढ़ा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, बट फिर भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। लॉ की लैंग्वेज में नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है ना। लॉ की लैंग्वेज में, लॉ में पढ़ो एक्सप्लेन। मिस्टर ए, वही कहानी ले लेते हैं। मिस्टर ए ने गुड सोल्ड करे मिस्टर बी को, सोल्ड इन क्रेडिट ऑफ ₹50,000। मिस्टर बी कह रहे हैं मैं प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस टू पे इन 3 मंथ। ये पैसा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं 3 महीने बाद ये पैसा लौटा दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। अब फर्क समझ में आएगा आपको कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में फर्क क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मिस्टर बी कोई प्रॉमिस नहीं करता, मिस्टर बी इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने बिल दिया है, हाँ मैंने बिल का पैसा पे करना है, एक्सेप्ट कर रहा है। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा। इस मिस्टर ए ने यहां लिखा है कि मैंने मिस्टर बी को माल बेचा और मिस्टर बी मुझे 3 महीने बाद पैसा पे करेंगे, ये लिख दिया, और मिस्टर बी ने कहा हाँ मैं पे करूंगा। मिस्टर बी ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है। जबकि प्रोमिसरी नोट के अंदर जो ये बिल बनाया जाता है ना, डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट और बनाया जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला कौन होगा इस बार? मिस्टर बी। मिस्टर बी बनाएगा डॉक्यूमेंट को। हु इज द मेकर? फर्क यहां है पर है, मेकर इस बार मिस्टर बी होगा, और मेकर मिस्टर बी क्या कहेगा? मैं प्रॉमिस करता हूं जो गुड्स क्रेडिट में लिए है उसकी पेमेंट, उसकी पेमेंट मैं
उसकी पेमेंट मैं 3 महीने बाद करूंगा। और ये लो भाई मिस्टर बी के साइन। अब मेरी बात समझिएगा, तो मिस्टर बी ने यहां पर लिखा हु इज द मेकर, मिस्टर बी इज द मेकर। मिस्टर बी ने यहां पर लिखा कि मैं प्रॉमिस करता हूं जो गुड्स मैंने खरीदे हैं उधार पर उसकी पेमेंट मैं 3 महीने बाद करूंगा, और मिस्टर बी ने अपने साइन कर दिए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर एक्सेप्टेंस की नीड नहीं होती, एक्सेप्टेंस की नीड नहीं होती। यही फर्क होता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत क्यों थी? इसलिए जरूरत थी क्योंकि उसमें मिस्टर ए कह रहा था कि भाई तूने पैसे देने हैं, तूने मुझे पैसे देने हैं 3 महीने बाद, इसलिए तू उसको एक्सेप्ट कर कि हाँ मैंने देने हैं, ऐसा लिख। यहाँ पर लिख साइन करके भी कहा कि हाँ ये जो मैंने लिखा है इस डॉक्यूमेंट में वो सही है। यहां पर मिस्टर ए ने तो बोल थोड़ ना रहा है कि तूने मुझे पैसे देने, मिस्टर बी खुद कह रहा है कि मैंने मिस्टर ए को पैसे देने। तो जो पर्सन पे करने वाला अगर वो खुद ए लिख कर कह दे तो मुझे एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है भाई? मिस्टर ए को एक्सेप्ट करने की क्या नीड है? मिस्टर, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने मुझे पैसे देने हैं, ये डॉक्यूमेंट में लिख रहा हूं हाकिम ने मुझे पैसे देने हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना? जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि सही लिखा है गलत लिखा है, एक्सेप्ट करोगे ना? बिल्कुल। पर अगर आप खुद ये कहो कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, तो फिर मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत है क्योंकि आप खुद लिख कर दे रहे हो मुझे। ये फर्क होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की नीड होती है ड्रॉई द्वारा, जबकि प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की कोई नीड नहीं होती। यहां प्रोमिसरी नोट के अंदर खुद जो पे करने वाला पर्सन होता है वो खुद प्रॉमिस करता है पे करने की, राइट? तो इसमें कौन पर्सन होता है? इसकी भी 2 कॉपी की जाती है और एक कॉपी मिस्टर ए को दी जाती है। इसको प्रोमिसरी नोट कहते हैं, मतलब दोनों को प्रोमिसरी नोट कहते हैं। और एक इसको दी जाती है, इसको भी प्रोमिसरी नोट ही कहते हैं। इसको प्यार से प्रो नोट भी कहते हैं। प्रोमिसरी नोट को प्यार से क्या कहते हैं? प्रो नोट भी कहते हैं। भाई जो बनाने वाला होता है मेकर, जो प्रॉमिस करता है, वो तो ड्रॉ ही कहलाएगा, पर जिसको पैसा मिलेगा वो पे ही कहलाएगा। जिसको पैसा मिलेगा वो पे ही कहलाएगा, ड्रॉर नहीं होता यहां पर। पे और ड्रॉई होता है। ड्रॉई वो पर्सन जिसने पैसा पे करना है, जिसने वो प्रॉमिस किया, और जिसको पैसा मिलेगा वो कौन हो जाएगा? पे ही हो जाएगा। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टी होती है, एक ड्रॉर, एक ड्रॉई और एक पेई, जिसको वो एंड बिल का पैसा मिलना है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की नेसेसरी है, जरूरत है, जबकि प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। वहां पर वो पे करने वाला पर्सन खुद कहता है कि मुझे पे करना है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? चलिए, होपफुल आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। अब मैंने आपको 2 चीजें समझा दी, एक ये समझा दिया एंड एक ये भी समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि एक अकोमोडेशन बिल और एक ट्रेड बिल में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल। अब देखिए, इतना तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि आपने कभी ना कभी बिल ऑफ एक्सचेंज तो पढ़ा होगा, है ना? मैं यहाँ पर फास्ट ट्रैक बैच ले रहा हूँ, कोई रेगुलर बैच नहीं ले रहा। जब मैं रेगुलर बैच लेता हूँ तो वहां मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि भाई किस पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं तो मान के चलूंगा आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं आता। जब फास्ट ट्रैक बैच कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, उसको पता होता है कि यार मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है, बस मुझे रिवीजन की नीड है और मुझे सब समझ में आ जाएगा। ये सभी बात समझ में आती है आपको। फास्ट ट्रैक का मतलब यही होता है, रिवीजन आपके एकदम स्पीड से हो जाए, क्योंकि आपने ये चीज पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। अब एक स्टूडेंट ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकता कि यार मैंने ना इंटरमीडिएट में ये पढ़ा ही नहीं चैप्टर, तो मैं उससे ये कह दूं कि इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बीकॉम में पढ़ा होगा, फाउंडेशन में पढ़ा होगा, फाउंडेशन में भी नहीं पढ़ा तो ये पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। 11वीं तो पढ़ के आए हो ना, 11वीं में पढ़ा होगा, और किसी ने 12वीं में पढ़ा होगा। अलग अलग होता है, सीबीएसई बोर्ड वालों के 11वीं में था। तो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ट्रेड बिल अकोमोडेशन बिल में, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है किस चीज का? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का। हमारे पास जो बीआर होता है उसको हम बैंक में ले जाते हैं और बैंक से पैसा लेकर डिस्काउंट करा लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट होता है ना? भूल तो नहीं गए? इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये आ गया हमारा ट्रेड बिल,
क्या आ गया हमारा एकोमोडेशन बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, हालांकि अभी हम पढ़ेंगे, फिर भी आपको पता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब ये होता है कि जो बीआर होता है जिसके पास, वो बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि बैंक भैया कुछ पैसे कम दे दो, पर आज मुझे ये पैसा दे दो, इसका मैच्योरिटी 1-2 महीने बाद होना है, तब आप रख लेना। लेट सपोज कि 50,000 का बीआर है, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा भैया 50,000 का बीआर है, आप मुझे 49,000 रुपए दे दो और आज मुझे पे कर दो, जब ये 2 महीने बाद इसकी पेमेंट होगी तो 50,000 आप पूरे रख लेना, आपको भी 1,000 का फायदा हो जाएगा और मुझे जल्दी पैसे मिल जाएंगे। मेरे 1,000 का लॉस हो गया कोई बात नहीं, पर मुझे जल्दी पैसा मिल जाएगा, मुझे जल्दी पैसा चाहिए। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब ये होता है। अब देखिए ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल का फर्क क्या है। ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल का फर्क ये होता है कि ट्रेड बिल जो होता है वो बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज फॉर द पर्पस ऑफ, सबसे मेन पर्पस यही है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए, या ट्रेड, ट्रेड बिजनेस वन ऑफ द सेम थिंग। बिजनेस और ट्रेड के पर्पस से ही इसका यूज किया जाता है। जहां पर एक दो पार्टी आपस में बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रही हो, एक व्यापार कर रही हो, वहां पर जब बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज किया जाता है उसको ट्रेड बिल कहा जाता है। जबकि जो एकोमोडेशन बिल होता है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, जबकि जो एकोमोडेशन बिल होता है वो यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ हेल्प, फॉर द पर्पज ऑफ हेल्प, हेल्प के लिए यूज किया जाता है। सर हेल्प के लिए क्या यूज किया जाएगा, मैं आपको समझाता हूं। दो दोस्त है हम, हमें ना पैसों की जरूरत थी, और हमने क्या कहा, हमने कहा यार पैसों की जरूरत है, अब कहां से लाए पैसा, ना उसके पास पैसा था ना मेरे पास पैसा था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई काम करते हैं, मैंने अकाउंटिंग करी हुई है और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में काफी अच्छा जानता हूं, तो उसमें एक कंसेप्ट होता है अकोमोडेशन बिल, जो कि हेल्प के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। उसने कहा कि क्या होगा इसमें, मैंने कहा देख सिंपल सी बात है, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा, मेकर हूं मैं, और मैं उसमें लिख दूंगा कि तुमने मुझे 50,000 रुपए देने हैं, मैंने तुम्हें माल बेचा था, तुमने उस माल के 50,000 रुपए मुझे देने हैं और तुम ये पैसा मुझे 4 महीने बाद लौटाओगे, ठीक है जी। मैंने उसमें डॉक्यूमेंट में ये लिख दूंगा। मेरे दोस्त ने कहा हाँ ठीक है, फिर क्या होगा, फिर मैं कहूंगा कि भैया ये तुम एक्सेप्ट करोगे, तुमने कहा, तुम इसको कहोगे हाँ मैंने ये लौटाने हैं, तुमने इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई मैं चलो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अब क्या होगा, अब 2 कॉपी बनेगी, एक कॉपी मेरे दोस्त के पास जाएगी जिसके पास बीपी होगा, और एक कॉपी मेरे पास आएगी जिसके पास बीआर होगा, क्योंकि मेरे को बिल का पैसा एक्सेप्ट करना है, जो बिल मैंने बनाया है अपने दोस्तों के लिए, जो बिल बने हैं, मतलब मेरे और मेरे दोस्त के बीच में जो बिल बना है उसका पैसा मुझे एक्सेप्ट करना है। हालांकि मैंने कोई माल बेचा नहीं अपने दोस्त को, ना उसने मुझे कोई पैसा देना है, बट हमने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर तैयार कर दिया कि हाँ मैंने अपने दोस्त को माल बेचा है ना, एक डमी बोल दो, हमें अपने दोस्त को माल बेचा और उसने मुझे पैसा देना है, और उसने एक्सेप्ट कर दिया, मैंने भी साइन कर दिए, और ये बीआर लेकर मैं बैंक के पास चले गया। बैंक से बोला बैंक भैया ये बीआर है, ये बीआर है, और इस बीआर को आज मुझे डिस्काउंट कर दो, ये 50,000 का बीआर है, 4 महीने बाद इसकी पेमेंट आने वाली, कुछ इंटरेस्ट या कुछ अपना काट लो, डिस्काउंटिंग चार्जेस, और पैसे दे दो। बैंक वाले ने मुझे उस 50,000 के बदले में 48,000 दे दिए। 50,000 का बीआर था, मैंने बीआर बैंक में जमा कराया और 48,000 रुपए लेकर घर आ गया। मैंने कहा आ जाओ, 48,000 रुपए आ गए। अपने दोस्त को बुलाया, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी करने के लिए होता है, हेल्प के पर्पस के लिए होता है बेसिकली। तो 48,000 मेरे पे कैश आ गया और बीआर मैंने जमा करा दी। अब ये 48,000 रुपए जो मेरे पे पैसा आया, अब हो सकता है मैं लेकर भाग जाऊं, क्योंकि बिल का पैसा तो उसने देना है, ऐसा नहीं होता। वो तो देखिए हेल्प के पर्पस के लिए होता है, मैंने आपको पहले ही कहा, और ऐसा नहीं होता कि वो अब 48,000 का हम यूज करेंगे, जिस चीज के लिए हमें पैसा चाहिए तो हम यूज करेंगे, और 4 महीने बाद हम उस पैसे को लौटाएंगे। ये काम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा, एकोमोडेशन बिल होता है फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प। वहां पर लिखा होता है एकोमोडेशन बिल है, और बैंक भी जानता है ये हेल्प के पर्पस से एकोमोडेशन बिल जनरेट करा है। और बैंक को क्या फायदा है इसमें, बैंक को ब्याज मिल जाता है भैया, कुछ 4 महीने का उस ब्याज मिल जाएगा। बैंक ने मुझे 48 दिया ना 50 के बदले में, हम उनको 50 लौटाएंगे, तो 48 तो मुझे आज मिल गया, तो उसका पैसा मुझे कब लौटाना है, 4 महीने बाद। तो 50,000 हमें 4 महीने बाद बैंक को लौटाना है, कुछ पैसा वो देगा, कुछ पैसा मैं दूंगा, वो लौटा देंगे। आज हमारी जो जरूरत थी पैसों की वो हमारी पूरी हो गई, बैंक ने हमें पूरी कर दी। तो ये तरीका होता है, आप लोन मत लो बैंक से, डायरेक्टली एकोमोडेशन बिल इशू करके आप हेल्प ले लो। तो एकोमोडेशन बिल इशू करा मैंने, मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरे दोस्त ने हेल्प करी, उसने साइन कर दिए, और एकोमोडेशन बिल का मैंने यूज करके मैंने बैंक से पैसा निकाल लिया। पैसा निकालने के बाद मेरी पैसों की नीड पूरी हो गई, और 4 महीने के अंदर मैंने वो पैसा बैंक को पूरा कर दिया। तो ये फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प किया जाता है एकोमोडेशन बिल।
राइट, समझ में आ गया। जहां बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बिल का यूज किया जाता है उसको ट्रेड बिल कहते हैं, और जहां हेल्प के पर्पज से यूज किया जाता है उसको एकोमोडेशन बिल कहते हैं। ये है सी कंसेप्ट। क्लियर है जी। यहां पर ये 3 पॉइंट भी खत्म हो गए। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया, सम इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि बहुत जरूरी है। सम इंपॉर्टेंट, सबसे पहले समझेंगे कि डे ऑफ ग्रेस क्या होती है। देखिए, डे ऑफ ग्रेस ये होती है कि हमारे पास एक तो आता है डे ऑफ ग्रेस, सभी को पता है ये। डे ऑफ ग्रेस हमारे को 3 दिन की मिलती है। 3 दिन की हमें डे ऑफ ग्रेस मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे को आज बिल का पेमेंट करना है तो हमारे को 3 दिन और मिल जाएंगे उस बिल का पे करने के लिए। तो हमें ये नहीं होगा कि हमने बाउंस कर दिया कोई चीज, हमने पेमेंट करने में डिले कर दिया, या हमने पेमेंट करी ही नहीं। तो 3 दिन का हमें ग्रेस दिया जाता है फॉर दी अकाउंटिंग, कि भैया आपने आज पे करना था, आज की तारीख थी पे करने की, कोई बात नहीं 3 दिन और ले लो, पर 3 दिन के अंदर अंदर पे कर देना। इसको डे ऑफ ग्रेस कहा जाता है। एक होता है सर हमारे पास ड्यू डेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ड्यू डेट क्या होती है और मैच्योरिटी डेट में क्या फर्क होता है। देखिए, हर बुक में ना अलग अलग डिफरेंट चीजें दे रखी होती है। हमारी बुक के हिसाब से ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट वन ऑफ द सेम थिंग। हमारे मॉड्यूल के हिसाब से ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट सेम है। ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट दोस्तों सेम है। ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट कैसे आएगी, जो बिल का पीरियड होगा, जिस दिन बिल खत्म होगा उसको उसमें 3 दिन और जोड़ देंगे तो वो मैच्योरिटी डेट होगी। लेट्स सपोज कि मेरा जो ड्यू डेट थी, ड्यू डेट का मतलब है जिस दिन आपको पे करना था पैसा, उसमें 3 डे ऑफ ग्रेस जोड़ दो, 3 दिन का ग्रेस जोड़ दो, और जो दिन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट भी कहेंगे। ठीक है सर, ये आपके पास हो गया। अब पॉइंट क्या आता है, इसमें 2 चीजें होती है, पब्लिक हॉलीडे और सडन हॉलीडे। देखिए, पब्लिक हॉलीडे और सडन हॉलीडे में क्या फर्क है। मान लेते हैं अगर आपकी मैच्योरिटी डेट पड़ रही है, आपकी अगर मैच्योरिटी डेट 3 दिन जोड़ने के बाद, मैच्योरिटी डेट क्या बोला मैंने, 3 दिन जोड़ने के बाद मुझे पे करना था, मान लो 12 तारीख को, 13 को, सॉरी मुझे पे करना था 11 तारीख को, 11 को पे करना था, 3 दिन की ग्रेस जोड़ूंगा, 12, 13, 14, सॉरी 12 को पे करना था, 3 दिन की जोड़ूंगा, 12, जिस दिन पे करना था उस दिन ये पहला ग्रेस डे हो जाता है। मान लो आपको 12 तारीख को आज पे करना है ना, तो आप पहला ग्रेस डे 12 दिन हो जाएगा, 12वीं तारीख हो जाएगी। तो 12 तारीख को पे करना था, तो मुझे 3 दिन की जो ग्रेस जोड़ूंगा वो पहले दिन से हो जाएगी, 12 तारीख से। जिस दिन पे करना था उस दिन पहला ग्रेस डे बन जाएगा। 12 को पहला ग्रेस डे, 13 को दूसरा, और 14 को तीसरा ग्रेस डे कंप्लीट हो गया। 15 को पे करना है। अब आपको पता है 15 को पे करना, और पता है 15 को छुट्टी होती है, 15 अगस्त को छुट्टी होती है। तो अगर आपकी मैच्योरिटी डेट ग्रेस डे जोड़ने के बाद 15 अगस्त को आ रही है और आपको पहले से पता है कि 15 अगस्त की छुट्टी होती है, तो आपको एक दिन पहले पे करना होगा, एक दिन पहले बिल का पे करना होगा, एक दिन पहले बिल को पे करना होगा। ये तो सभी बच्चों को पता है कि अगर आपके पास आपकी जो मैच्योरिटी डेट है 3 दिन जोड़ने के बाद वो अगर पब्लिक हॉलिडे पे पड़ रहा है, तो आपको पता है पब्लिक हॉलिडे कब होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब पब्लिक हॉलिडे है, तो आपको एक दिन पहले पे करना होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने भी देखा होगा कि जब कोई एक फेमस पर्सन मर जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो भाई छुट्टी दे देते हैं, छुट्टी दे देते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, छुट्टी दे देती है। कुछ भी एक ओकेशन हो जाता है तो छुट्टी दे देती है। तो अगर आपका सडन हॉलीडे पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट हाँ मान लो आ गया आपके पास 20 नवंबर। अब 20 नवंबर को कोई दिन थोड़ी ना था, 20 नवंबर को दिन था नहीं, तो कोई दिन था ही नहीं भाई। 20 नवंबर को एक नॉर्मल डे है, ठीक है जी, इनमें सैटरडे संडे नहीं आता। अब 20 नवंबर को बैंक खुले हुए हैं। अब 20 नवंबर को सुबह सुबह गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आज छुट्टी है, सडन हॉलीडे दे दिए। 20 नवंबर को सडन हॉलीडे दे दिया। अब क्या करूं, अब बैंक बंद हो गए, मैं की पेमेंट कैसे करूंगा। ऐसे केस के अंदर जब आपके पास जिस दिन आपको मैच्योरिटी डेट था उस दिन आपको पता चला, अरे आज तो छुट्टी कर दी गवर्नमेंट ने, सडन हॉलीडे दे दिया, तो ये हमारी मिस्टेक थोड़ी ना थी, ये हमें तो उसी दिन पता चला ना, इसलिए एक दिन बाद आप पे कर सकते हो। तो इसलिए क्या होगा, नेक्स्ट डे आप पे कर दोगे, नेक्स्ट वर्किंग डे में आप पे कर दोगे।
तो अगर आपके पास आपका मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलिडे पे पड़ रहा है तो पब्लिक हॉलिडे आप पहले से जानते हो तो एक दिन आपको पहले पे करना होगा, और अगर वो सडन हॉलिडे पे पड़ रहा है, एकदम ही हॉलिडे दे दिया गवर्नमेंट ने, तो आप उसकी नेक्स्ट डे पे कर देना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान पे रखनी है। ठीक है जी, ये हो गया आप सर आपका ड्यूटी। इसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक होता है टर्म्स ऑफ बिल। टर्म्स ऑफ बिल, टर्म्स ऑफ बिल का मतलब है कि आपने वो बिल का पीरियड कितना है, बिल का पीरियड कितना है। लेट्स सपोज कि आपने बिल ड्रॉ करा था 1 जनवरी को और 6 मंथ, 6 महीने, 6 मंथ नहीं, 3 मंथ के लिए ड्रॉ करा आपने बिल, 3 महीने के लिए आपने बिल ड्रॉ करा। बिल ड्रॉ करने का मतलब है बिल बनाया 3 महीने के लिए, तो मैच्योरिटी डेट कब रहेगी, 3 महीने प्लस 3 दिन ग्रेस डे हो जाएगी, तो 3 महीने के लिए आपका बिल था। तो इसका मतलब जो आपका पीरियड है, बिल पीरियड, पीरियड जो है वो 3 महीने है, तो इस 3 महीने को टर्म्स ऑफ बिल भी कहेंगे। ये 3 महीने का टर्म्स है इस बिल का, ऐसे कहा जाता है, राइट। चलिए, तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल लेते हैं दोस्त। पहला एग्जांपल कि आपने बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी को और पीरियड क्या रखा, 3 महीने, तो बताओ ड्यू डेट क्या होगी। बिल ड्रॉ करा 15 जनवरी को और पीरियड क्या होगा 45 डे, तो 45 दिन बाद आपका पास क्या रहेगा, ड्यू डेट बता। इसमें मैच्योरिटी डेट बता दो, मतलब 3 दिन जोड़ने के बाद की डेट क्या होगी ये बता दो। ये आते हैं एमसीक्यू में क्वेश्चन। और ये वाला पॉइंट एक और, 1 अप्रैल को आपने बिल ड्रॉ करा, पीरियड रखा आपने 3 मंथ, 3 मंथ हो चुका है, डे में हो गया, अब आपके पास 2 महीने रख दिया। तो अब आपके बताओ क्या होगी। तो आइए एक मैं कराता हूं, बाकी आप करना। सर जनवरी से 1 जनवरी, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास मंथ गिवन होता है, एक होता है डेज में आपको गिवन है पीरियड, एक होता है मंथ में। जब आपको मंथ में गिवन होता है ना पीरियड, तो आप मंथ वाइज काउंट करते हैं, फिर डे काउंट नहीं करते। जैसे कि जनवरी का महीना 1 महीना काउंट करेंगे। अब आपको पता है जनवरी के महीने में क्या होता है, 30 दिन होते हैं, सॉरी 31 दिन होता है जनवरी के महीने में। तो आप कहोगे यार ये मंथ लिखा हुआ है तो मैं इसको 30 मानू 31, तो यहीं पर गलती होती है स्टूडेंट से। देखिए अगर आपको पीरियड मंथ में दे रखा है तो मंथ वाइज काउंट करें, चाहे उसमें 30 हो चाहे 31 हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 3 महीने कब हो जाएंगे, सर जनवरी का महीना पूरा 1 महीना हो गया, फरवरी का 2 महीना हो गया, और मार्च का 3 महीना हो गया। तो आपको ये 3 जोड़ने के बाद ये आपके पास 3 महीने हो गए कंप्लीट। सर मंथ वाइज गिनोगे, देखो जब मंथ दे रखा होता है तो मंथ वाइज गिनते हैं, और जब पीरियड दे रखा होता है, डेट दे रखा होता है तो डे वाइज गिनते हैं, फिर दिन गिनते हैं 45 दिन। अभी मंथ दे रखा है तो मंथ गिनेंगे, जनवरी का महीना, अब उसमें 31 दिन है, इग्नोर इट, महीना पूरा जनवरी का हो गया, फरवरी और मार्च का। तो 1 अप्रैल को इनको पे करना था, पर सुनो 1 अप्रैल को पे करना था तो 3 दिन की ग्रेस डे भी जुड़ेगी, तो अप्रैल का महीना जिस दिन पे करना होता है उस दिन पहली ग्रेस डे मानते हैं। तो अप्रैल को पे करना था ना 1 अप्रैल को, पहला ग्रेस डे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल दूसरा, और 3 अप्रैल तीसरा, तो 4 अप्रैल को मैच्योरिटी डेट होगी। मैच्योरिटी डेट कितनी अप्रैल को होगी, 4 अप्रैल को। अच्छा अब ये कर दिया ना, चलो अब ये दिखा के दिखाओ इसमें मैच्योरिटी डेट क्या होगी। ये भी मंथ दे रखा है, तो मंथ दे रखा है तो मंथ काउंट करते हैं ना कि डे। मैच्योरिटी डेट क्या होगी, सर अप्रैल का महीना पूरा। चलो आप करो, पहले आप करो इसको, जल्दी से निकालिए। निकल गया, तो अप्रैल का महीना पूरा हो गया, अप्रैल का महीना पूरा हो गया, मई का महीना पूरा हो गया, 2 महीने कंप्लीट हो गए। तो पेमेंट कब करनी थी, जून को, 1 जून को, 1 जून को आपको पे करना था, पर 1 जून को आप पहला ग्रेस डे हो जाएगा, 2 जून तीसरा, 3 जून चौथा और तीसरा, एंड 4 जून को आपको इसका मैच्योरिटी डेट होगा। समझ में आ रहा है। तो मंथ वाले में ये हिसाब किताब रहता है, तो मंथ वाले में हमें मंथ काउंट करना होता है, डे काउंट नहीं करना होता। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर डे वाले में। अगर आपको पीरियड दिन में दे रखा है तो फिर आप दिन काउंट करेंगे। एक बात मुझे बताओ, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 15 तारीख की बात हुई है, ड्रॉ हुई है, तो 15 दिन, जिस दिन आपका ड्रॉ होता है वो पहला दिन माना जाएगा। तो 15 जनवरी को पहला दिन हो गया, तो 15 से 31 16 दिन हो गए जनवरी के महीने में, तो 16 दिन तो यहाँ हो गए। ठीक है, जनवरी के महीने में प्लस फरवरी, अब फरवरी के महीने में 28 दिन मान लो सर,
अभी तो मैंने बताया कि कौन सा ईयर है, लीप ईयर क्या है, अभी 28 मान लो नॉन लीप ईयर है। तो 16 और 28 कितने हो गए सर? चलिए तो यहाँ पर आपके पास 16 दिन ये हो गए, 28 दिन ये हो गए, यहाँ 44 दिन हो गए अभी 44। और मार्च का एक दिन और लेंगे, मार्च का एक दिन और ले लो, तो सर अब मिलाकर आपके पास हो गए 45 डे। मतलब 1 मार्च तक आपके 45 दिन पूरे हो गए सर, 1 मार्च तक आपके 45 दिन पूरे हो गए, 45 डे 1 मार्च तक पूरे हो गए। समझ में आ रहा है? तो जब डेज में दे रखा है तो डे काउंट करना होगा। 1 मार्च तक 45 दिन पूरे हो गए। अब 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च, ये 3 दिन की ग्रेस डे हो गई, तो आपकी जो मैच्योरिटी डेट होगी वो 5 मार्च को होगी। वो कितनी होगी? 5 मार्च को होगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका चीजें बनेगी, इस तरीके से बनेगी। तो अब जब आपको डेज में दे रखा है तो डे में काउंट करने, दिन पूरे 45 काउंट करो। पूरे 45 दिन होते हैं 1 मार्च को, तो जिस दिन तो पूरे हुए 45 दिन वो तो ना पे करना होता, अगले दिन पे करना होगा। तो मतलब 2 मार्च को आपको पे करना होगा, क्योंकि 45 दिन कंप्लीट होते हैं 1 मार्च को। 2 मार्च को पे करना होगा, तो 2 मार्च को पहला ग्रेस डे, 3 मार्च को दूसरा और 4 मार्च को तीसरा ग्रेस डे, तो 5 मार्च को आपकी ड्यू डेट होगी। तो सर गलती मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये सब चीजें, कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट यही गलती फंस जाता है कि यार जनवरी में 31 होते में क्या, मंथ वाले में सिर्फ मंथ काउंट करना है, डे नहीं, और डेज वाले में सिर्फ डे काउंट करना। ये लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें। भाई आपने बिल ड्रॉ करा, लेट्स सपोज आपने बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी को, और आपका जो पीरियड है सर 60 डे का, 60 दिन का पीरियड है। तो अब मुझे बताओ डे के हिसाब से आप कैसे करोगे, जल्दी से निकालिए। 60 दिन का पीरियड है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया था, ये तीसरा एग्जाम्पल और ये चौथा एग्जाम्पल। सर 60 दिन कैसे गिनोगे? सर जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? सर जनवरी के महीने में 31 डे, वीडियो पॉज कर लो आप। जनवरी के महीने में 31 दिन हो गए, फरवरी के महीने में 28 दिन हो गए, फरवरी के महीने में 28 दिन हो गए। 60 दिन पूरे हो गए क्या? चेक करो, क्या 60 दिन पूरे हुए? नहीं सर, अभी आपके पास टोटल जो दिन हो गए वो है आपके पास 59 डे, टोटल 59 डे पूरे हुए। अब 1 मार्च को एक दिन और लोगे तब साके 60 दिन होंगे, एक दिन मार्च का ले लो। तो अब जाकर आपके पास टोटल कितने दिन हो गए भाई? 60 दिन हो गए, 31, 28 और 1, 31, 28 और 1, 60 दिन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर 60 दिन कंप्लीट हो गए आपके, और 60 दिन का बोला था, 3 दिन की ग्रेस जोड़िए, तो 1 मार्च तक आपके 60 दिन हो गए। तो आपको पेमेंट करने का दिन था 1 मार्च को, तो 60 दिन हुए ना, तो पे कब करूंगा? अगले दिन 2 मार्च को। 2 मार्च को पहला ग्रेस डे, 3 को दूसरा और 4 को तीसरा ग्रेस डे। इसका मतलब आपको जो मैच्योरिटी डेट है वो है 5 मार्च की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व करना है। तो यहां पर जब भी आपकी मैच्योरिटी डेट आती है, सुन लेना ध्यान से, एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूं, जब भी आपकी मैच्योरिटी डेट आती है उस टाइम देखना कोई पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है, कोई सडन हॉलीडे तो नहीं है। लेट्स सपोज कि मान लो 4 अप्रैल को पब्लिक हॉलीडे होता, तो फिर मैं 3 को मैच्योरिटी डेट कहता, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले होता है। तो पहले तो सीधे सीधे कैलकुलेशन करो, पहले आप सीधी सीधी कैलकुलेशन करोगे, जैसे मैंने अभी करवाई आपको। सारी कैलकुलेशन करने के बाद जब आपकी मैच्योरिटी डेट आई ना, वो मैं एंड आंसर मत कहना, उसको कहना अच्छा 4 अप्रैल मैच्योरिटी। अब देखो 4 अप्रैल को कोई सडन हॉलीडे तो नहीं आया, अगर सडन हॉलीडे आ गया 4 अप्रैल को तो नेक्स्ट डे मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी 5 अप्रैल। और अगर 4 अप्रैल को पब्लिक हॉलीडे था तो एक दिन पहले मैच्योर, तो एंड आंसर एक का जो होगा वो पब्लिक हॉलीडे और सडन हॉलीडे के बेस पर होगा। ये क्वेश्चन बनाएगा वो देखना, और क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि आपका जो मैच्योरिटी डे वो 2 अक्टूबर को आ रहा हो या 15 अगस्त को आ रहा हो, 26 जनवरी को आ रहा है, तो एक दिन पहले कह देना। और ऐसी बोलेगा कि भाई इस दिन सडन हॉलीडे था और उसी दिन मैच्योरिटी डे आ रहा है, तो एक दिन बाद कह देना। समझ में आ रहा है? एमसीक्यू में पूछेगा दोस्तों, ये एमसीक्यू में पूछता है। लो जी, तो यहां पर अब मेरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी खत्म हो गए। अगले दिन से नेक्स्ट क्लास से मैं आपको क्या कराने वाला हूं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कराने वाला हूं। तो होपफुल आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में ओवरऑल सब कुछ पता चल गया, थ्योरेटिकल पार्ट पता चल गया, डिफरेंसेस पता चल गए, जो इंपॉर्टेंट थी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रोमिस नोट है। बाकी थ्योरी नोट्स अगर आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हैं, उसकी नीड भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें हम करेंगे कल, हम पढ़ेंगे आपके पास ऑनर्ड ऑफ अ बिल। इसमें मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा और एक क्वेश्चन करा देंगे। कुछ नहीं है, यही 2 बड़े हैं, बाकी तो छोटे छोटे हैं। यही 2 बड़े हैं, ये तो बाकी बहुत छोटे छोटे। देखते हैं कल कितनी क्या क्या हो पाता है। तो आप स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग डिमांड ऑनर्ड ऑफ अ बिल, मतलब समझाऊंगा, और उसकी एंट्री समझाने के बाद आपको पूरा कंप्लीट करनी है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, आज एक क्लास लग गई तो मान के चलो
3-4 क्लास लगेगी मैक्स टू मैक्स। ऐसे तो पेड बैच में मैंने इसकी 14 क्लास ली है, इसमें 4 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा इसको। अब जो है 4 क्लास और लग जाएगी अगर लगेगी तो। चलिए दोस्तों खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।